यूं तो माननीय मंजीत सिंह जी बिहार विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन इनके कारनामे जो होते हैं बता दें कि देश स्तरीय होते हैं। अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इनको सिर्फ व सिर्फ अपने विधानसभा के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन जब ये बैकुंठपुर के विधायक हुआ करते थे, तब 2014 में इन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी। और आपको बता दें कि केवल और केवल अपने मतलब गोपालगंज के जो चीनी मिल बंद पड़े हैं उसके लिए नहीं, पूरे बिहार भर में जितने भी चीनी मिल बंद पड़े हुए हैं उन किसानों के लिए इन्होंने पटना हाई कोर्ट में अपना केस किया हुआ था कि किसानों का पैसा कम से कम जो बकाया है वो मिल जाए। सबसे पहले तो इसके लिए हम बधाई इनको देंगे और फिर स्वागत करते हैं, फिर बतियाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप बिहार विधानसभा के वर्तमान में बरौली से विधायक हैं। जब आप बैकुंठपुर के विधायक हुआ करते थे उस वक्त मतलब आपको क्या पड़ी थी? आपको सोचना चाहिए कि हमारे सिधवलिया का तो मिल चालू है, किसानों का पैसा मिल ही रहा है, तो फिर सासा मुसा और भी बिहार में तमाम जितने भी चीनी मिल बंद हुए हैं सबके लिए आवाज उठाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते एक दायित्व बनता है जनता का सेवा करना, किसानों का ख्याल रखना। विशेषकर गोपालगंज, चंपारण जैसे इलाके जहां सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है, उस समय 2014 में जितने भी बिहार के चीनी मिल थे वह सब समय किसानों के बकाया राशि का भुगतान नहीं करते थे। जो गन्ना कंट्रोल एक्ट है, एक अधिनियम सरकार के द्वारा बनाई गई है, उसमें यह प्रावधान किया गया कि 14 दिनों के अंदर किसी भी चीनी मिलों को किसानों के बकाया राशि का भुगतान करना है। यदि 14 दिनों के अंदर किसानों के द्वारा की गई गन्ना की आपूर्ति का भुगतान अगर चीनी मिल नहीं करते हैं तो उसकी शुद्ध की गणना करके किसानों को बकाया राशि का भुगतान किए जाने का एक अधिनियम में यह प्रावधान सरकार ने ही किया है। हमने लगातार देखा कि सासा मूसा चीनी मिल हो, गोपालगंज हो, सिधवलिया हो, अन्य जगह के चीनी मिल हैं, ये करोड़ों करोड़ रुपए किसानों के बकाये रखे हैं और शुद्ध सहित किसानों के बकाया राशि का भुगतान इनके द्वारा नहीं किया जा रहा। तो 2014 में हमने पटना उच्च न्यायालय में जितने भी मिले हैं उस चीनी मिल के खिलाफ हमने लोकहित याचिका दायर किया। और लोकहित याचिका जब हमने दायर किया, जिसमें हमने सरकार को भी पार्टी बनाया, जिसमें सारे चीनी मिल को हमने बंद पार्टी बनाया। मोतिहारी चीनी मिल जो लंबे वर्षों से बंद है उनके भी किसानों की समस्या हमने उठाई और किसानों के साथ साथ कर्मचारियों के लंबित वेतन भुगतान के मामले उठाए। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया एक समय सीमा में कि सारे चीनी मिल बकाया राशि किसानों का भुगतान करे। और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बहुत से चीनी मिलों के द्वारा माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए किसानों के बकाया राशि का भुगतान की गई। उस समय हमने सासा मूसा चीनी मिल पर भी सवाल उठाए थे और सरकार ने हमारे पीआईएल में कड़े आदेश दिए डीएम को कि अगर चीनी मिल ससमय अगर भुगतान किसानों का नहीं करता है तो मिल की नीलामी करके आप किसानों को बकाया राशि का आप भुगतान करिए। लड़ाई तो आज भी आप लड़ रहे हैं। नहीं, सासा मूसा चीनी मिल को लेकर मुझे दर्द भी है। इस जिले में सिधवलिया, गोपालगंज, सासा मूसा और पहले हथुआ जो बंद हो गए, समाप्ति के कगार पर वो चले गए, वही हालत सासा मूसा का होने जा रहा। सासा मूसा चीनी मिल का अगर स्क्रैप बेच दिए जाएं, जमीनों की नीलामी हो जाए, किसानों के बकाये 43 करोड़ रुपए का भुगतान ना हो, कर्मचारियों के 19 करोड़ का बकाया भुगतान नहीं हो, तो कैसे हमारे किसान जीवित होंगे, कैसे हमारे कर्मचारी जीवित होंगे? और गन्ना एक कैश क्रॉप है, तो कैश क्रॉप जो है वह किसान कैसे गन्ना का अपना उत्पादन करेंगे? फिर किसान की क्या हालत होगी? किसानों के दर्द को देखते हुए हमने बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण के माध्यम से हमने सवाल उठाया और सरकार से हमने जानने का प्रयास किया कि 4.5 वर्षों से गन्ना किसानों का 43 करोड़ बकाया है, यह चीनी मिल बंद हो गए और सरकार ने यह फैसला कर लिया कि गन्ना का जो 43 करोड़ बकाया है
कैबिनेट से सरकार ने निर्णय लिया और एक संकल्प भी किया कि चीनी मिल चालू होने के 1 वर्ष बाद जो किसानों के 43 करोड़ बकाए हैं, हम डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसा देंगे। हमने सरकार से जानने का प्रयास किया, अगर 4 साल बाद भी यह मिल चालू ना हो तो किसानों की हालत क्या होगी, कर्मचारियों की हालत क्या होगी। इस पर सदन में सार्थक रूप से चर्चा हुई, सरकार की भी गंभीरता दिखाई दी और कल के दिन ही बैंकर्स जो है, ईक आयुक्त, प्रधान सचिव, मंत्री की अध्यक्षता में एनसीएलटी के पदाधिकारी, उनके अधिवक्ता के साथ कल सासा मूसा चीनी मिल पर एक व्यापक बैठक है। उस बैठक में कल हम जा रहे हैं और मजबूती से सासा मूसा के किसानों की, कर्मचारियों को और मिल के स्क्रैप बेचने से रोका जाए, इस संबंध में सरकार के समक्ष मजबूती से अपने पक्ष को हम रखेंगे। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है कि मंजीत बाबू को लगभग बिहार विधानसभा से 10 साल तक दूर रहना पड़ा और उसके बाद अभी नए सरकार में महज आपको 1 साल भी नहीं हुए विधायक बने, ठीक है, मुख्य उप सचेतक भी हैं, लेकिन जितना तेजी से आप कार्रवाई कर रहे हैं, शायद अगर वो 10 साल अगर आपको मिला होता बीच वाला, तो अब तक तो ये किसानों का समस्या समाप्त हो गया होता। हम तो सदैव किसानों की हमने लड़ाई लड़ी है और आज भी हम किसानों की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी चिंता चीनी मिल को चालू करने को लेकर है, हमारी चिंता किसानों के प्रति है, हमारी चिंता कर्मचारियों के प्रति है और गोपालगंज में यह सासा मूसा चीनी मिल शीघ्र चालू हो, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही नहीं, बल्कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर हमने एक बात को रखा कि कृष्ण बाबू के समय में एक बिहार उत्तर प्रदेश की समझौता जो हुआ था, बॉर्डर इलाके का गन्ना उत्तर प्रदेश का बिहार, आज देखिए बॉर्डर इलाके का गन्ना बिहार का उत्तर प्रदेश जा रहा है और उत्तर प्रदेश का 1 क्विंटल गन्ना बिहार नहीं आता है। लगभग 10 लाख क्विंटल गन्ना हमारा बिहार का उत्तर प्रदेश जा रहा, इससे 100 करोड़ हमारे रेवेन्यू के लॉस हो रहे हैं और किसी भी फैक्ट्री के सर्वाइवल के लिए कम से कम 120 से 150 दिन चलना आवश्यक है। हमने मुख्यमंत्री जी से मांग किया कि जो उत्तर प्रदेश में गन्ना जा रहा उसको भी प्रतिबंधित करिए, अपने चीनी मिल को मजबूत करिए, चीनी मिल कम से कम 150 दिन चले, जिससे कि चीनी मिल का सर्वाइवल हो इस बिहार के अंदर। हमने ये भी मांग उठाया है और उस समझौते को समाप्त करने की हमने बात कही है, जिससे कि मिलों को अधिक से अधिक गन्ना मिल सके और अधिक से अधिक दिन हमारी फैक्ट्री चल सके, इसकी भी हमने चिंता व्यक्त की है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया है कि नवंबर से दिसंबर तक चीनी मिल चालू कर देना है, ठीक है, ऐसे में आप प्रयासरत हैं और ये तो हो गया सोने पे सुहागा। क्या नवंबर दिसंबर तक सच में मतलब उसको चालू करने में सक्षम हो पाया जाएगा, अगर मतलब सरकार ने अगर सपोर्ट किया, इन्वेस्टर मिल गए, सारी चीजें अगर मिल गई तो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी एक जिम्मेवार जवाबदेह मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा है कि हम नवंबर दिसंबर तक हम 3-4 चीनी मिलों को चालू करेंगे, जिसमें से उन्होंने प्रमुखता से सासा मूसा चीनी मिल को भी चालू करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। तो हमको ही नहीं बल्कि पूरे गोपालगंज वासियों को, बिहार के किसानों को भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है निश्चित रूप से बंद चीनी मिलों को चालू करेंगे। और इस तरह भी पहला कैबिनेट की जब बैठक हुई एनडीए सरकार बनने के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, पहले कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि बिहार के बंद पड़े 25 चीनी मिल को सरकार चालू करेगी। तो हमको पूरा भरोसा, उम्मीद है कि इस नवंबर दिसंबर में मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया उसके अनुरूप निश्चित रूप से सासा मूसा चीनी मिल को सरकार चालू करेगी। देखिए, किसी शख्स ने कहा है कि सूरज कितना भी तेज चमक ले लेकिन समंदर नहीं सुखा सकता।
मंजीत बाबू का विरोध किया जा सकता है इनके चमक को देख के, लेकिन इनके संघर्ष का कयास भी नहीं लगाया जा सकता। उसको रत्ती भर भी मतलब हम लोग एहसास नहीं कर सकते हैं कि मंजीत बाबू संघर्ष कितना करते हैं। चलिए इसी कड़ी में हम एक सवाल और पूछ लेते हैं। जब आप इतना मेहनत करते हैं, जब इतना सदन में आप आवाज़ उठाते हैं, पटना रहते हैं, पटना से जब क्षेत्र में आते हैं तो क्षेत्र में दौड़ते हैं, पटना में रहते हैं तो सदन में चिल्लाते रहते हैं, फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे साथ क्या होगा नहीं होगा, सरकार मेरे साथ क्या करेगी, दुर्व्यवहार करेगी या व्यवहार करेगी, लेकिन आप हमेशा निरंतर मतलब किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, अपने लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, सारी चीज़ें के लिए लड़ते हैं। ऐसे में कई बड़े नेताओं को ये लगता है कि कहीं मंजीत बाबू देश का नेता ना बन जाए, और कई लोगों को ये भी ख्याल आ रहा है कि लोकसभा कहीं लड़ जाएंगे गोपालगंज से, यही से मंजीत बाबू कूद रहे हैं। देखिए, हमारी यह सोच नहीं है। हम जनता के नेता हैं और जनता को मेरे ऊपर पूरा विश्वास और भरोसा है, और जनता ने एक मुझे जवाबदेही दी है। उस जवाबदेही का बड़ी ईमानदारी से हम निर्वहन हम कर रहे हैं, और भविष्य में भी जब तक हम हैं अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करते रहेंगे। और चुनाव हारने के बाद भी बैकुंठपुर से हम लगातार लोगों के लिए संघर्ष करते रहे। अब जो सासा मूसा चीनी मिल का मामला है, जो 14 में हम गए थे PIL में, तो उसमें कोर्ट ने आदेश दिया था डीएम को कि आप सारी इनकी संपत्तियों को नीलामी करके किसानों का भुगतान कर दीजिए। 2018 में उस हाई कोर्ट के ने जो निर्णय लिया था उसके को चैलेंज बैंक ने किया है, और बैंक गए, बैंक द्वारा जब कोर्ट में उन्होंने अपना दाखिल किया कि हमारी लायबिलिटी है मिल के ऊपर, मिल का लायबिलिटी है पूरे बैंक के ऊपर, 68 करोड़ हमारा बकाया है, हमको दिया जाए कि मिल को हम नीलामी करें और पैसा की हम वसूल कर सके। अभी वो मामला पटना उच्च न्यायालय में अभी चल रहा है और उसकी लगातार सुनवाई हो रही है, और 24 तारीख को उसका सुनवाई की तिथि भी थी, और उसमें कोर्ट ने हमको भी पार्टी बनाया है। पार्टी है किसानों की तरफ से, किसानों की तरफ से हमको भी पार्टी सासा मूसा मिल में माननीय उच्च न्यायालय में बैंक ने बनाया है। मेरा एक ही चीज कहना है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 26 और 27 में माननीय उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश की चुनौती जो है NCLT में नहीं दी जा सकती है। NCLT के मामले की चुनौती उसके ऊपर के कोर्ट में दी जा सकती है। जब 18 में बैंक, जब पटना उच्च न्यायालय में बैंक सासा मूसा चीनी मिल के खिलाफ गई और उसकी लगातार सुनवाई पटना उच्च न्यायालय के द्वारा की जा रही है, तो किस आधार पर बैंक पटना उच्च न्यायालय के बाद NCLT में मामले को दायर कर दिया गया? तो कोर्ट का भी अवहेलना किया करना। और हम तो मांग करेंगे कि कल के बैठक में पूरे तथ्य को रखा जाए। क्या NCLT में जो बैंक के द्वारा अपना राशि वसूल करने की बात की गई है उसके स्क्रैप को बेचकर, या NCLT को क्या बैंक ने बताया कि यह मामला पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन है? जब एक न्यायालय में मामले चल रहे हैं तो दूसरे न्यायालय में सेम वही मामले चलाए जा रहे हैं। इस बात की भी चुनौती मेरे द्वारा दी जाएगी। और दूसरी बात है कि बैंक से जो मिल के मामले जब हुए थे उसमें किन चीज़ों का शर्त रखा गया था, बैंक में आपके चीनी मिल के किन संपत्तियों को रखा गया था और किन संपत्तियों की नीलामी की जा रही है, इन सारे तथ्यों की हम कल तहकीकात बैंक से भी करेंगे, NCLT से भी करेंगे, और जो उनके अधिवक्ता हैं उनसे भी मेरे द्वारा किया जाएगा। और इस बात का प्रमुखता से हम उठाएंगे कि यह मामला जब बैंक के द्वारा 18 में पटना उच्च न्यायालय में दायर की गई है, तो फिर 22 में किस आधार पर वह NCLT में वही मामले को दायर करके और फैसला करा लिया गया 17 करोड़ कुछ लाख में उसके स्क्रैप के बेचने के लिए, जबकि आम जनता कहती है
कि उस स्क्रैपों की कीमत 50 करोड़ से अधिक की है और 17.5 करोड़ में उसकी नीलामी हो गई। उसके अलावे आप जमीन के भी नीलामी की बात करते हैं। जब जमीन की नीलामी आप कर दीजिएगा, पूरे मिलों का आप नीलामी कर दीजिएगा, तो फिर कैसे वह मिल चलेगा? इन सब तथ्यों को हम विभाग के स्तर पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हालांकि सवाल जो पूछता है, सवाल उन्हीं से पूछे जाते हैं, और बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आखिरी क्वेश्चन करेंगे कि अगर देखा जाए तो मंजीत बाबू का जो स्वास्थ्य है, ठीक है, हाल फिलहाल में ही आपका सर्जरी हुआ था और मेजर सर्जरी हुआ था, और उसके बावजूद भी आप क्षेत्र में बने हैं। लोगों का मतलब बुखार भी लग जाता है, सर में दर्द हो जाता है तो क्षेत्र में नहीं जाता है। आप ऐसे में अपने आप को सरवाइव कर पा रहे हैं। आप आए जी, तो हम रास्ते से रात को 10 बजे इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ, लौट के आए, हम जा रहे थे। एक हमारे कार्यकर्ता का कल ही जो है एक्सीडेंट हो गई थी, उनसे उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए जा रहे थे, तब तक आपका फ़ोन आया। फिर हम लौट के आए, फिर हम अभी उन्हीं को देखने के लिए जा बहाना कर सकते थे। नहीं नहीं, देखिए है क्या, आप सदन में भी हमको मुखर होते हुए देखे। हमने विद्यालयों पर सवाल उठाया, हमने जो निविदा हुई। अब तो आपके मित्र, आपके बड़े भाई ही शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षा, देखिए हमने प्रमुख सवाल उठाया था जी, कि प्राथमिक मध्य विद्यालयों में बिहार के अंदर लगभग 2,40,00,000 से अधिक बच्चों की संख्या है आज के डेट में। 9-10 में 45 से 50 लाख संख्या है, और 10th और 12th में लगभग 35 लाख बच्चों की संख्या है। हमारी सरकार में सरकारी विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है, शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन बच्चों के अनुपात में जितने क्लासरूम होने चाहिए बिहार के अंदर, उतने क्लासरूम नहीं है, जिससे बच्चों को पाठन में दिक्कत होती है। अब हमारे क्षेत्र में जाइए, 10+2 में देखिए, कहीं भी उसकी अपनी बिल्डिंग नहीं है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सारे विद्यालय चल रहे हैं। तो हमने प्रमुखता से इस सवाल को उठाया कि बिहार के अंदर जिस तरह से सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ रही है, बच्चों की संख्या बढ़ रही है, आप विद्यालय भवन का निर्माण का भी संख्या बढ़ना चाहिए, क्योंकि 40 बच्चों पर एक क्लासरूम है। यहाँ बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, जैसे बीएम फील्ड ही देख लीजिए। नहीं, बहुत अच्छे स्कूल हैं, शिफ्टिंग के आधार पर चल रहे हैं। दोपहर तक ये विद्यालय, दोपहर के बाद ये विद्यालय। तो गंभीर बातें उठाई, जैसे माझा बरौली के हमारे 4-5 जो पुल हैं, वह पुल का एनओसी प्राप्त नहीं हो पा रहा, जिसके कारण 1 वर्षों से लंबित है। उन विषयों को भी हमने प्रमुखता से उठाया। 1971 में गंडक योजना विभाग थी, 55 साल पहले के नियम बने थे पुल गंडक पर बनाने के लिए, उसकी परिवर्तन की मांग हमने करने का काम किया। प्रमुखता से सासा मूसा चीनी मिल हमने चालू करने की बात कही है। तो 4 दिन के सत्र में, मानसून सत्र में, हमने गोपालगंज की समस्याएं, बिहार की समस्या, क्षेत्रीय समस्या प्रमुख रूप से हमने उठाने का काम किया है। और हम लोग इसी के लिए चुने गए हैं, जनता के लिए, और जनता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जनता का सवाल बिहार विधानसभा में करना लाजमी है। यानी कि जनता गलत नहीं बोलती है, जनता बोलती है कि मंजीत बाबू का अर्धवाय और 100 साल ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ताकि हम लोगों का समस्या जो है जड़ से समाप्त हो जाए, ठीक है। और वाकई ऐसे प्रतिनिधि को सदन में होना चाहिए, विधानसभा में होना चाहिए, संसद भवन में होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति का, जब ऐसे नेता को अगर आप चुनते हैं तो काम तो होना लाजमी है। बहुत ज़्यादा बातचीत करते, ठीक है, सवाल ख़त्म नहीं होगा और ना इनका जवाब ख़त्म होगा। आप लोग सुनते सुनते थक जाएंगे, हम बोलते बोलते थक जाएंगे, अभी बोलते बोलते थक जाएंगे। लेकिन मिलेंगे फिर फुर्सत में, क्योंकि अभी भी रात को 10:30 बजे इनको क्षेत्र में निकलना है। तब तक के लिए धन्यवाद।